कि हम प्लान में करते हैं कुछ मॉडिफिकेशन। क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन अक्सर ऐसी की जाती है जिससे प्लान में एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट बढ़ जाए। कम भी किए जा सकते हैं, लेकिन कम करना यूजुअल नहीं है, बेनिफिट बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि पहले हमने कमिट किया था कि 1% ऑफ फाइनल सैलरी के हिसाब से देंगे। अब हमने कहा नहीं यार, हम आपका बेनिफिट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। आपका बेनिफिट क्या होगा? 1.5% ऑफ फाइनल सैलरी। 3 साल हो चुके थे फंड स्टार्ट हुए हुए। अब तक हमने जो अमाउंट बुक किया होगा वो किस रेट से बुक किया होगा एक्चुअली ने? 1%। 1% से। अब हम कह रहे हैं नहीं, 1.5% होगा। कितने साल गुजर चुके हैं? 3 साल। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंस अराइज हो रहा है 0.5% का 3 साल का, इसको एस्टिमेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, और इसको हम पार्ट बना देंगे अपनी कैलकुलेशन का। इस नाम से पास्ट सर्विस कॉस्ट। एक्सपेंस डेबिट, ऑब्लिगेशन क्रेडिट। जो पिछली ऑब्लिगेशन होगी वो भी अब 1.5 से कैलकुलेट होगी। अब ये जब पास्ट सर्विस कॉस्ट का 3 साल का इंपैक्ट में डाल दूंगा ना, तो पिछली ऑब्लिगेशन अपडेट हो गई। लेकिन अब से ऑनवर्ड्स जो एक्चुअली मुझे कैलकुलेशन करके देगा, वो कैलकुलेशन करके देगा 1.5% के हिसाब से। सही है। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या होती है कि हमने कोई ऐसी मॉडिफिकेशन की जिससे लायबिलिटी का बढ़ जाना और लायबिलिटी का कम हो जाना। मॉडिफिकेशन में लायबिलिटी कम हो गई तो नेगेटिव पास्ट सर्विस कॉस्ट भी आ सकती है। पास्ट सर्विस कॉस्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, पास्ट सर्विस कॉस्ट नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ही होती है नॉर्मली, नेगेटिव रखेंगे तो मसाइल शुरू हो जाएंगे। सही है। यानी कि पास्ट सर्विस कॉस्ट इज यूजुअली एन एक्सपेंस। अब हमने जो अभी कैलकुलेशन की थी ना ऑब्लिगेशन वाली, उसमें ये कहां जाएगी? पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट स्टार्ट में फॉर्मेट दोबारा बना रहा हूं। पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन ब्रॉट फॉरवर्ड, इसके अंदर करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करते हैं, इसके अंदर पास्ट सर्विस कॉस्ट ऐड करते हैं। मैं दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, वरना तो सिर्फ सर्विस कॉस्ट के नाम से दोनों ऐड हुए होते हैं और फिर आप डिस्क्लोजर में डाल दें। इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करते हैं। नया कंपोनेंट क्या आया? पास्ट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, वहां एसेट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा वो एज यूजुअल क्या होगा? रीमेजरमेंट गेन और लॉस। सही है। अच्छा, ये जो पास सर्विस कॉस्ट है ना, ये एज इट इज उठ के एक्सपेंस की कैलकुलेशन में भी चली जाएगी। एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया था, तो मैंने पीछे एंट्री। सर हमारे सिनेरियो में करंट सर्विस और पास्ट सर्विस ये सब जो है डायरेक्ट गिवन होगी या calculate गिवन करनी होते होगी? गिवन गिवन गिवन। हमें सिर्फ इंटरेस्ट और रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, बाकी सारी चीजें गिवन होती हैं। क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर नहीं सकते ना, हमारी काम मजाल गया हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करें, हमारे बस की बात नहीं है। तो एक्चुअली सही है। सही सर। अगर ये हमारी मजाल होती ना तो हम यहाँ नहीं होते। जुबली लाइफ इंश्योरेंस वाला। जी बिल्कुल। और वो हराम है। तुमने F9 में मैंने बताया था ना, इंश्योरेंस कन्वेंशनल। हाँ पता है सर।
बस बच के रहो। इतना इतना हराम हलाल तो मैं F9 में हर क्लास में समझा देता हूँ लोगों को कि बाद में ये ना बोलें कि किसी ने बताया नहीं था। अच्छा जी, ये है एक पास पेपर का क्वेश्चन, नजर आ रहा होगा आपको स्कीम में, सही है। अच्छा, ये पुरानी किट्स में से निकाला है मैंने, ये नई किट में नहीं होगा, तो इफ यू वांट मी तो मैं आपको पुरानी किट भी उसमें डाल दूंगा, जो उसमें आपको ये सवाल मिल जाएंगे। नोट कर लेंगे, बीपीपी की पुरानी किट का क्वेश्चन नंबर 10 है और पास पेपर का सवाल का स्क्रीनशॉट में जो था मजा आ जाएगा। उस पर ऊपर सवाल जो है ना वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, 2007 की दिसंबर अटेम्प्ट का सवाल है। और बाकी ये कि अभी पहले सवाल डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको जो है ना ये मिल जाएगा आपको। चले सवाल देखते हैं, मैं इसमें से चीज़ें हाईलाइट कर लेता हूँ, काम की चीज़ें जो है हमारे पास, ताकि हम अपने हिसाब से करें। Meckle Joy, a public limited company, is a leading support service company which focuses on the building industry. The company would like advice on how to treat certain items under IS 19 employee benefits and IS 37 provision, contingent liabilities and contingent assets. ठीक है। The company operates the Meckle Joy Pension Plan B, which commenced on 1st November 2006, and Meckle Joy Pension Plan A, which was closed to new entrants from 31st October 2006, but which was open to future service accrual for the employees already in the scheme. The assets of the schemes are held separately from those of the company in funds under the control of trustee. ये जो pension organization है ना वो trustee होती है। The following information relates to two schemes. Meckle Joy Pension Plan 1. The terms of the plan are as follows. Employee contributes 6% of their salary to the plan. Meckle Joy contribute currently the same amount to the plan for the benefits of the employee. On retirement, employees are guaranteed a pension which is based upon the number of years service with the company and their final salary. क्या कमिटमेंट है हमारी? क्या कमिटमेंट की हुई हमने? जितने नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस होंगे उसकी फाइनल सैलरी के हिसाब से हमने कमिटमेंट कर ली। कौन सा प्लान है ये? बेनिफिट प्लान, बिल्कुल। अब 31 अक्टूबर 07 के ऊपर डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। ये हमारे पास पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन आ गई बिगिनिंग की, ये पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन आ गई एंड की, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट बिगिनिंग, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एंड, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही दी जाती है। करंट सर्विस कॉस्ट, पेंशन बेनिफिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन पेड टू द स्कीम फॉर द ईयर 31 अक्टूबर 2007। सही। Remeasurement gain or loss are recognized in accordance with IS 19 as revised in 2011। ये तो पहला प्लान हो गया। दूसरे प्लान पे आ जाए। Under the terms of the plan Meckle Joy B, Meckle Joy does not guarantee any return on the contribution paid into the funds. The company's legal and constructive obligation is limited to the amount that is contributed to the fund. तुम लोगों ने IS 37 में ये पढ़ा हुआ होगा पास में कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है, जो हमने कमिट किया हुआ है, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी, हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है कि हमने पास में कभी ऐसा किया होती है। हाँ, अगर हमने कभी, अच्छा लीगली हमारा गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट में हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि कभी भी फंड में शॉर्टफॉल आता है हम उठा के अपनी पॉकेट से दे देते हैं, तो अब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाएगी। सही है। तो लीगल भी नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बोल सकते हैं ना, इम्प्लॉयड ऑब्लिगेशन। हाँ, एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो उसने हमें डेटा दिया ना, उसके अंदर फेयर वैल्यू दी हुई है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय दिया हुआ है। मेरे लिए काम की चीज एक ही चीज है, और वो है कंट्रीब्यूशन पेड बाय द कंपनी, क्योंकि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। सही। इसके अंदर एक IS 37 का भी सवाल है वारंटी का, तो फिलहाल हम वारंटी को नहीं टच कर रहे। The interest on high quality corporate bonds for the two plans are beginning 5%, ending 6%. The company would like advice on how to treat the two pension plan for the year ended October 7, together with an explanation of the difference between these two plans. Sahi? Discuss the nature and difference between a contribution plan and a defined benefit plan with specific reference to two schemes.
show the accounting treatment for the two plans under IS 19 revised. अच्छा, बात में तो प्रोविजन आ गया, वो तो IS 37 का हेडेक है, वो अभी हमारा हेडेक नहीं है। तो हम पहले डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की बात कर लें। अब ये डेटा आप अगर इसका अगर आपके पास है ये तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कुछ करते हैं इसका, कुछ करते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली इसकी। मैंने ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले तो मैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की बात करता हूं। मैकल जॉय प्लान ए। सबसे पहले तो हम एक्चुरियल गेन और लॉसेस निकालेंगे। सही है जी। कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं ना, कंबाइन अप्रोच से कर लें, या चलो पहले समझने के लिए एक ही अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पहले समझने के लायबिलिटी, कंबाइन समझ में नहीं। हाँ लायबिलिटी साइड से चलते हैं। पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट स्टार्ट, पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट 1 नवंबर 06 कितनी है? 200 मिलियन। अच्छा, नीचे हमने लिख दिया पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट एंड सर ये एट एंड वाली जो है एक्चुअल गिवन है, दोनों एक्चुरियल की है। एक उसने पिछले साल के एंड पे बताई थी, एक उसने इस साल के एंड पे बताई है। मतलब ये रिवाइज्ड है, ये रिवाइज्ड है, ये अजम्पशन को चेंज करने के बाद की है। भाई एक्चुअली भी तो इंसान है ना, वो भी तो आपको बता रहा होगा इन्फ्लेशन मैंने पहले प्रेडिक्ट की थी कम होगी, ये तो पाकिस्तान है, इन्फ्लेशन कम ही नहीं हो रही। उसको भी तो नहीं पता होगा ना इमरान खान की पॉलिसी का। करंट सर्विस को सवाल में दी हुई हमेशा गिवन होगी 20 मिलियन की। अच्छा, इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया हुआ होता है, तो इंटरेस्ट जो हमारे पास दिया हुआ था सवाल में वो इसके अंदर इमेज में नहीं आया। 5% और 6%। हाँ, तो हम बिगिनिंग वाला इंटरेस्ट उठाएंगे। 5% दिया हुआ था, हम बिगिनिंग वाला इंटरेस्ट उठाएंगे। वजह सर करंट ईयर के क्यों नहीं लेंगे हम? वो तो एंड पे दिया हुआ है ना, सर्कमस्टांसेस एंड पे, और ये जो सारी फिगर्स आ रही हैं ये तो पूरे साल अक्रू होकर आ रही है ना। अच्छा 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 सही। ठीक, इंटरेस्ट हम लगाएंगे 5%। कितना, किस पे लगाएं? 200 मिलियन पे। कितना होगा? 10। बेनिफिट्स पेड था कोई? जी सर। बेनिफिट पेंशन बेनिफिट 19 पेंशन बेनिफिट पेड 19 था, तो बेनिफिट्स पेड हमारा 19 आ गया। ये 19 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब ऊपर वाली कैलकुलेशन करते हैं और उसको नीचे से कंपेयर कर लेते हैं। 230 आंसर भी वेरीफाई करता जाऊँ साथ साथ, ताकि ऐसा ना गड़बड़ कर दे हम कुछ। 29 का डिफरेंस। अच्छा, जज कर लें क्या होगा ये 29। लाइबिलिटी होगी, रीमेजरमेंट लॉस होगा, क्या होगा? लॉस होगा कितना? 19 या 29? 29 सही, 29। रीमेजरमेंट लॉस माइनस में आंसर आ रहा है प्लस में? माइनस में आ रहा है। लाइबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है? सर, बड़ी वर्ड ही है ना, प्लस प्लस में आ रहा है, मैंने वो उल्टा किया तो प्लस में आंसर आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एसेट साइड पे चलते हैं। एफवी ऑफ प्लान एसेट एट बिगिनिंग ब्रॉट फॉरवर्ड
कितना है? 190। प्लान एसेट हमारे पास 190, ठीक है, 190 190। इसमें रिटर्न की परसेंटेज लगाएं। रिटर्न की परसेंटेज क्या थी? सेम 5%। तो 190 का 5%, 9.5। 9.5। कंट्रीब्यूशन डालें इसके अंदर। 19 था ना? कंट्रीब्यूशन था हमारा 17 19 था। 17 था। 17। कंट्रीब्यूशन 17, बेनिफिट पेड 19 था। बेनिफिट पेड तो सेम रहेगा सर। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या था? एम्प्लॉय मेकल जॉय प्लान ए। contribute 6% of their salaries to plan। एक सेकंड, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ, टेंशन नहीं है। आ गया। नहीं सर, आप मुझे रिवाइज कर दें, कंट्रीब्यूशन क्या था? हमने मेरे ख्याल से परफॉर्मा में ये नहीं पढ़ा। प्रोफार्मा में कंट्रीब्यूशन डालते हैं ना, कंट्रीब्यूशन से एसेट बढ़ जाता है। कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो कंट्रीब्यूशन से एसेट बढ़ेगा ना भाई। तुम सही है, सवाल में तुम्हें वो नजर समझ गया, सही समझ गया सर। सही है। समझ गया। अच्छा, एंडिंग एसेट का बैलेंस नहीं देखें। समझा। हर साल एम्प्लॉयर और सही एम्प्लॉय फंड में पैसा डाल रहे हैं, डाल रहे। वो कंट्रीब्यूशन। अच्छा, डोंट मिक्स इट विद बेनिफिट पेड ना। बेनिफिट पेड एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन पेड इनटू फंड ये फंड में डाल रहा है। कंट्रीब्यूशन में गिवन है। ये कंट्रीब्यूशन गिवन है सवाल में, Sure। पहले वाले पार्ट में था सवाल में। सही सही। कितना हो गया बैलेंसिंग फिगर? सर ये तो 197.5 शब्द आ रहा है। और एंडिंग कितना दिया हुआ था? 225। 225। डिफरेंस निकालें। 27.5। गेन है लॉस है? ये तो गेन हुआ। 27.5। पीछे लॉस आया था 29 का, 27 का गेन। सही है, लॉस आया था 29 का, गेन आ गया 27.5। नेट लॉस 1.5। 1.5। ये ओसीआई में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा ओसीआई में से जाके। जी। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट एंड। चलिए थी 240 and 225। 15। FV ऑफ प्लान एसेट। अच्छा, अगर लाइबिलिटी आएगी ना तो पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, लेकिन अगर एसेट आया ना तो पूरा अमाउंट एसेट का लेके नहीं जाएंगे। सही है। इफ देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस, यानी कि एसेट आया, फिर आईएएस कहता है अब एक एसेट सीलिंग टेस्ट विल बी अप्लाइड। उसके जरिए चेकिंग। ऐसा ना हो कि हम समझ रहे हो कि ये आ रहा है और पता लगा इतना तो अमाउंट हमें मिलेगा नहीं फ्यूचर में, तो उसको चेक किया जाएगा। जैसे हम इम्पेयरमेंट वगैरह की टेस्टिंग नहीं करते, उसी स्टाइल से चेक किया जाएगा। नहीं समझा।
देखो फॉर एग्जांपल हमने पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन निकाली एक्चुअली की एस्टिमेशन से, वो आई 200 मिलियन की, माइनस किया एफवी ऑफ प्लान एसेट, वो हमारा आंसर आ रहा है 240 मिलियन का। नेगेटिव बैलेंस आ गया, हम तो उठा के उसको एसेट में डाल देंगे, लेकिन आईएएस कहता है इस वक्त आप इस पे एसेट सीलिंग टेस्ट अप्लाई करेंगे। एसेट सीलिंग टेस्ट क्या है? लोअर ऑफ लेंगे, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ ए अमाउंट कैलकुलेटेड अबव, ऊपर से जो आया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिफंड, भाई अगर एक्सेस जमा करवा दिया तो वापस दो, या फिर अगले साल मेरा कंट्रीब्यूशन कम कर दूंगा मैं, रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन, ये गिवन होगा सवाल के अंदर। वो आ रहा है 30 का, तो लोअर ऑफ क्या है? 30। तो मैं बैलेंस शीट में 30 रिकॉर्ड करूंगा एज एन एसेट। 10 इज अ टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट। सही है। अगर ये आंसर, अगर ये आंसर 50 का आता रिफंड का, तो लोअर ऑफ में जो ऊपर आया चार्ज हो जाता। तो हमें हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पता है कि एसेट्स ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए, एसेट्स शुड नॉट बी ओवर। नेगेटिव में भी ओवर स्टेट होता है, ये नेगेटिव में ही ओवर स्टेट होता है ना, एसेट तो आए नेगेटिव में रहा है ना, कि आपने 200 मिलियन की ऑब्लिगेशन है और जमा आपने 240 करवा दिया, तो आप कहेंगे भाई 40 मिलियन का एसेट है। एसेट आईएएस कहता है कि आप सीलिंग टेस्ट अप्लाई करके देख लें, अगर वाकई आपको जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो 40 का है तो बुक कर लें, नहीं मिल रहा तो भाई उतना बुक करें जितना आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपने एसेट्स जो रिकॉर्ड किए हैं वो ओवर स्टेटेड, और एसेट ओवर स्टेट होते हैं तो इम्पेयर्ड होता है अमाउंट। अच्छा अगर रिवर्सल, अच्छा ये मैं दोबारा एक चीज बताएगा, एसेट सीलिंग तभी करना है जब ये जब नेगेटिव में आ रहा हो, या अगर पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन ज्यादा आ रही हो? नहीं, एसेट सीलिंग टेस्ट आई गई तब जब ये नेगेटिव बैलेंस आएगा तो एसेट बनेगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो लायबिलिटी। सही है। सही। अच्छा इसमें मैकल जॉय बी जो था, उस मैकल जॉय बी में सिंपल सी एंट्री पास होगी क्योंकि वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, तो कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, खत्म। ठीक है जनाब। एक सवाल और कर लेते हैं। ये देखें जी, सवाल शेयर हो रहा है। Savage, a public limited company operates a funded defined benefit plan for its employees. The plan provides a pension of 1% of the final salary for each year of service. The cost for the year is determined using the projected unit credit method. ये जो हम निकाल के देते हैं ना एक्चुअली हमें, ये कहलाता है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ती जाएंगी हमारा लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी।
This reflects service rendered to the date of valuation of the plan and incorporate actuarial assumption, primarily regarding discount rates, which are based on the market yield of high quality corporate bonds. The directors have provided for the following information. Year end कौन सा है? October 5. Actuarial cost of providing benefit in respect of employees service for the year to 31st October 2005 was 40 million. इस साल के एक्सपेंस कितने हैं? 40 मिलियन. सही है. The pension benefits paid to the formal employees, benefit paid कितना है? 42 million. Savage should have paid contribution to the fund of 28 million. Because of the cash flow problem, 8 million had not been paid. Contribution ना जो हमें देना था वो 28 मिलियन था, लेकिन हमने 8 मिलियन नहीं दिया. सही है. अच्छा, इसमें पॉइंट है, एक्चुअली ने तो 28 मिलियन डाला होगा ना एस्टिमेशन में. सही है. PV of obligation current and former employees was 3000 million and 3375. ये opening and closing balance दिया हुआ है. Fair value of plan asset opening balance and fair value of plan asset closing balance. इसके अंदर वो contribution शामिल है जो O हुआ है 8 मिलियन का 3170 में. ठीक है. With effect from 1st November 2004, the company had ये पार्ट वो सर्विस कॉस्ट है जी. क्या चीज सर? ये पार्ट में जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट, ये हमारी वही सर्विस कॉस्ट है, करंट सर्विस कॉस्ट. With effect from November 4, the company had amended the plan so that the employees now provided with an increased pension entitlement, and the actuary computed that the present value of the cost of these benefit at 1st November was 125 million. ये पास सर्विस हो गई. या पास सर्विस. हाँ, एक में एक बात का ख्याल रखना है, बाज़ दफा एग्जामिनर स्मार्टनेस दिखाता है और पास सर्विस आपको बिगिनिंग में दे देता है, एंड में नहीं देता. अगर उसने पास सर्विस कॉस्ट आपको बिगिनिंग में दे दी ना 1 नवंबर 2004 को, तो हम तो अकाउंटिंग अक्टूबर 5 पे कर रहे हैं, तो आपको इस पास सर्विस कॉस्ट पे भी अनवाइंडिंग का एलिमेंट लगाना पड़ेगा. पिक कैसे करना है सर? कि कहीं पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा अमेंडमेंट और इस तरह के, वो पास. हाँ, अमेंडमेंट से ही पास सर्विस का पता लगेगा, लेकिन पास सर्विस की जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर वो बिगिनिंग में दी हुई है तो उसमें अनवाइंडिंग का अमाउंट आएगा, अगर वो एंड में दी हुई है तो अनवाइंडिंग नहीं आएगा. अगर इसी सवाल में उसने दिया हुआ होता है कि 31 अक्टूबर 2005 को ये पास सर्विस कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये अपडेट हुई भी है, अनवाइंडिंग का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है. हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के रेट कितने हैं? 6% बिगिनिंग में, 7% एंड में. The company recognizes remeasurement gain or loss in other comprehensive income in accordance with IAS 19. What is the requirement? Is show the amount which will be recognized in statement of financial position, profit and loss, other comprehensive income, and movement in assets and liability in the statement of financial position. Your calculation should show the changes in PV of obligation and fair value of plan asset during the year, यानी कि remeasurement loss. Ignore any deferred tax effect and assume that pension benefits and the contribution were settled at 31st October 2005. इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर कंट्रीब्यूशन आपको ईयर एंड के ऊपर दिया जा रहा है ना, इसका मतलब है इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट हुआ है. ये कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट जा रहा है रिटर्न कैलकुलेट होने के बाद, तो आप कंट्रीब्यूशन के ऊपर रिटर्न की परसेंटेज नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन मिड में दे दिया तो घुमाने के लिए, इसका मतलब है इस कंट्रीब्यूशन पे भी रिटर्न मिलेगा. तो बी केयरफुल अबाउट द डेट. सही है. अब ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा की बेसिस के ऊपर हम चाहें तो यही काम इजीली कर सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले किया. तो इस डेटा को भी हम ले लेते हैं रेंज के अंदर, और इसकी जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी कर लेते हैं. इसमें से सवाल आपके पास आ गया, अब आप सवाल संभालें, मैं इसका
सॉल्यूशन संभालता हूँ। सबसे पहले पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट स्टार्ट कितनी दी हुई है? 3000। सर ये दी हुई है 3000। पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट एंड ये है 3375। जी। सही है भाई। अच्छा करंट सर्विस कॉस्ट, अच्छा ये करंट सर्विस बाद में लेंगे, पहले जस्ट इसको मैं पास सर्विस कॉस्ट डालता हूँ इसके अंदर। पास सर्विस कॉस्ट मॉडिफिकेशन की वजह से कितनी सर्विस कॉस्ट आ रही थी? 125। 125। अब देखें इंटरेस्ट कॉस्ट जो कैलकुलेट होगी 6% है ना, 3125 का 6%, बेनिफिट्स पेड कितना है? 42 मिलियन। 42। आंसर एंड में कितना आ रहा था? 337। एंडिंग बैलेंस निकाले जी। सर्विस कॉस्ट में लेकर करंट। अच्छा करंट सर्विस कॉस्ट रह गई। करंट कॉस्ट वो कितनी थी? 40 मिलियन। 40 मिलियन। सो ये आपका आ गया रीमेजरमेंट लॉस, ये अगेन जो भी आएगा आप लिख देंगे। $64.5। 1 मिनट। अच्छा जी 64.5 क्या आ रहा है ये? 64.5 ये गेन है लॉस है? लॉस। लॉस है। लॉस का मतलब है लायबिलिटी बढ़ गई। अब एसेट साइड पे आ जाए। एफवी ऑफ प्लान एसेट बिगिनिंग 3170। एंड भी बता दें। एंड कितना? सॉरी सर बिगिनिंग 2900 है। 2900 और एंड 3130। सही है। कंट्रीब्यूशन 28 नहीं, हाँ 28। 28 कंट्रीब्यूशन तो हमने सर कम किया है ना, 20 पे किया है। हाँ तो कंट्रीब्यूशन, हाँ तो फिर एक काम करते हैं ना, वो मिस कर दिया मैंने, फिर ये 3170 नहीं आएगा, ये आएगा 3162। कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कितना है? 20 का। वो लेंगे कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअली हुआ है। बेनिफिट पेड कितने? सही। बेनिफिट 40 पे की, नहीं 42। रिटर्न 2900 का 6 था 7 था? 6%। 7 सर ईयर एंड का बिगनिंग सही बिगिनिंग 174। बैलेंस निकालें। क्या है 110? एसेट है सर।
गेन सही। तो है गेन है। पीएनएल में क्या जाएगा? करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, रिटर्न। तो सर ये करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट और इन सब का इफेक्ट हमारे कैश फ्लो पे भी पड़ेगा ना? कैश फ्लो का इफेक्ट मैं अलग से बता दूंगा आपको, बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये लें जी। नेट एक्सपेंस कितना होगा? $178.5। ओसीआई में रीमेजरमेंट गेन और लॉस हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एंड का बैलेंस बताओ। ये था 3375। और एफवी ऑफ एसेट 3170। 31 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है नेट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अच्छा एक सेकंड, एक मिस्टेक है इसमें। वो इफेक्ट तो दिया नहीं 8 का कंट्रीब्यूशन हटाना है। हाँ हाँ। कितना होगा? 197। 190। 213 हाँ सॉरी 213। ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा।